हेलो ऑल। कैश फ्लो के लॉन्ग क्वेश्चंस में आप फंसते हैं बच्चे, प्रॉब्लम आती है। तो मैंने क्या किया है, एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का यूजेज तभी है जब मेरी वीडियो के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कवर किया है, ये सैंपल पेपर है डीके गोयल का, इसमें से एक क्वेश्चन लिया है, मैंने वहां स्पेसिफाई किया है, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, ये करना बनता है आप लोगों का। तो ये पूरा क्वेश्चन मेरे साथ करोगे, उस क्वेश्चन में काफी सारी हिडन वैल्यूज हैं जो मिस्टेक हो जाती है। आई मस्ट सजेस्ट कि मेरे साथ साथ उस वीडियो को सॉल्व कीजिए, उस क्वेश्चन को नोटबुक में। सुनने से अकाउंटिंग नहीं आती, करने से आती है। तो कीजिए और बताइएगा आपको हेल्प हुई नहीं हुई। 70% चैप्टर डन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी मैं एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन ले रही हूँ, और वो क्वेश्चन मैंने इसमें से लिया है। ये डीके गोयल का सैंपल पेपर आया हुआ है मार्केट में, सैंपल पेपर प्रैक्टिस बनती है। तो इसमें जो सैंपल पेपर 7 है उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर सॉल्यूशन कुछ पेपर्स के नहीं होते हैं। तो मैंने क्वेश्चन वो पिक किया है। एक तो मैंने क्वेश्चन ऐसा पिक किया है जिसमें मुझे लगता है कि काफी सारे पॉइंट्स कवर हो, कि आपका एक क्वेश्चन करो तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट हो जाएं। और इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी हिडन वैल्यूज हैं जिसको बच्चे गलत करते हैं, तो मुझे लगा मैं ये क्वेश्चन ले लेती हूँ। एक दूसरी चीज, सैंपल पेपर प्रैक्टिस बहुत मस्ट चीज है आपके लिए, क्योंकि आप बुक से तो मार्च में आप स्टार्ट हो गए थे, अब तक आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। बुक से करने से हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जब हम सैंपल पेपर करते हैं, क्योंकि सैंपल पेपर्स में हमारे पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं जो सीबीएसई में आए उसका लेवल आ जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप सैंपल पेपर बाय कीजिए। वैसे मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप वहां से देख सकते हैं। बट फिर भी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो यहाँ नहीं कराने वाली हूँ, बट आपके लिए ये मैं अभी दिखा रही हूँ, ये सैंपल पेपर है जिसको मैं यूज कर रही हूँ, जिसका मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है जी। आपके सामने कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है ये सैंपल पेपर 7 का लास्ट क्वेश्चन होता है कैश फ्लो का। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए जी, 2-3 चीजें और बतानी है। कैश फ्लो करते हुए आंसर नहीं आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मतलब टाइम लगता है। दूसरी चीज, एक तो ये लास्ट क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है, तो लास्ट क्वेश्चन तक आते आते एक तो हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी होती है, हमारे पास एक टाइमलाइन भी बहुत कम बची होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है ना ये फुल फ्लैट। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया और आपको इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगी नोटबुक अपने पास रखिए, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ अपने हाथ से सॉल्व कीजिए। आई मस्ट एश्योर यू कि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिया ना, 60% 70% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। करते हुए चलिए, क्योंकि सुनने से चीज नहीं आती है, करने से आती है। आप हाथ से नोट कीजिए, सजेस्ट कर रही हूँ, एक क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए, अगर ना आए तो बताना। ठीक है जी। तो मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, आपको भी बोर्ड में ऐसे ही करना है। सजेस्ट करूंगी कि आप जब कैश फ्लो क्वेश्चन करें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे जाके एंड होगा, क्योंकि जो आपकी आंसर शीट होगी उसकी 2 पेजेस पे आपका जाएगा, और जो वर्किंग नोट होंगे वो आपके 3rd पेज पे जाने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ मैंने आइटम्स यहाँ लिख दिया, अभी मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ तो चीजें लूंगी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे पूरा फुल पेज आपका लग जाएगा। ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने नीचे दिखाया, आप कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपके आंसर शीट ब्रॉड होती है, तो आप नेक्स्ट पेज पे ले जाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फाइनेंसिंग को इधर ले गई हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड का स्पेस में थोड़ा मेरे पास इन्वेस्टिंग में यहाँ दिखा सकती थी, फिर मैंने फाइनेंसिंग का फॉर्मेट बनाया और फिर हम इसे करेंगे क्लोज। फॉर्मेट पहले बनाने का रीजन बता रही हूं, टाइम बहुत कम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए जी, करते हैं हम। कैसे करना है हमको ये भी हमें समझना है। देखिए जी, आपके सामने एक बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड गिवन है। देखिए जी, कैश फ्लो जब भी करते हैं पूरा फॉर्मेट बनाया, ठीक है जी। आप बहुत जल्दी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये लेबल सबसे पहले कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग में स्पेस ज्यादा रहता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आपकी आइटम्स कम रहती हैं, तो उस हिसाब से आप स्पेसिंग कर लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व कर लिए ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना स्पेस चाहिए। ठीक है जी। अब जब हम बैलेंस शीट को देखेंगे, जैसे आपके सामने ये बैलेंस शीट है, तो देखिए जी तरीका क्या है करने का। फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम, ऐसे आप पढ़ते हुए जाएंगे और ऐसे आप ट्रीटमेंट देते हुए जाएंगे। ये नहीं है कि एक बार हमने यहां से कुछ उठा लिया, यहां से कुछ उठा लिया, टाइम ना इससे होता है वेस्ट, इसमें वर्क नहीं करना है। तो देखिए जी, सबसे पहले आइटम मेरे साथ साथ करो।
हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दे रखी है लास्ट ईयर हमें दे रखी है 6,75,000 की और इस साल हमें दी है 8 लाख रुपीस की। तो ये हमें शेयर कैपिटल क्लियर है कि 1,25,000 की शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है यानी कि हमने शेयर्स इशू किए, यानी कि हमारे पास पैसा आया। तो पैसा आया और शेयर कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी पैसा आया हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो सबसे पहले यहां आएगा शेयर्स इशूड। शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको बहुत जल्दी करना है। शेयर्स इशूड 1,25,000। अब एक सजेशन करूंगी, जैसे मैंने तो ऊपर शेयर कैपिटल देख के फटाफट वैल्यू पुट कर दी इस क्वेश्चन में क्योंकि जरूरत नहीं थी, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर शेयर कैपिटल हेड दिया हुआ है तो नीचे वर्किंग नोट में भी देख लीजिएगा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है एडिशनल। कभी कभी क्या होता है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर गिवन होते हैं, तो उसका अलग अलग डेटा होता है, तो उसका अलग अलग लेना होता है। ठीक है जी, हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई। उसके बाद हमें बता रखा है जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है उसका भी हेड नीचे देखते हुए चलना है। रिजर्व एंड सरप्लस में 91,000 लास्ट ईयर थे और इस साल आपके आ गए 170, यानी आपका 170 आपका इस साल है, 91,000 आपके लास्ट ईयर थे। इसका मतलब 79,000 का आपका रिजर्व एंड सरप्लस इस साल का है। हम जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस किया तो हमारे निकल के आए जी 79,000 रुपीज। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरिम डिविडेंड पेड है प्लस कीजिए, बता रखा है। ये मैं अभी रब कर दूंगी, ये वाली जो ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को स्पेसिंग चाहिए। तो इंटरिम डिविडेंड हमें दे रखा है 60,000 रुपए का। ठीक है जी, यहां हमने प्लस कर दिया, इसका रीजन बताती हूँ अभी क्यों प्लस किया। और प्रोविजन फॉर टैक्स इफ क्रिएटेड ऑफ करंट ईयर, हमारा करंट ईयर प्रोविजन हमने जो क्रिएट किया है वो नीचे बैलेंस शीट में के नोट्स में दिया हुआ है, वो है 34,000 का, वो भी करेंगे प्लस। ये क्यों प्लस करेंगे, वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं कहूंगी पहले कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। ठीक है जी, इंटरिम डिविडेंड अगर हम पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पे कर रहे हैं ऑफ द करंट ईयर 60,000 रुपए का, इसका ट्रीटमेंट हमने इस प्रॉफिट में दे दिया होगा। जबकि इंटरिम डिविडेंड अगर आपको पे करना है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड कितना था, 60,000 रुपए की पेमेंट यहां से होनी है। और जैसे ही आपने यहां पर प्लस किया है, यहां पर इसकी पेमेंट हाथ के हाथ दिखा दो, ट्रीटमेंट तभी सही होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। एक जगह आप दिखा दोगे दूसरी जगह रह जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने इस साल क्रिएट किया, कहीं पे तो नहीं किया, आउटफ्लो दिखा दिया, तो हमने इसको वापस एड बैक किया। तो 79,000 प्लस 60,000 प्लस 79,000 प्लस 60,000 प्लस 34,000, तो 1,73,000 से हम अपना क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। ये हुई आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन। ठीक है जी, ये हमने दिखा दिया। मैं ये रब करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी और भी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ठीक है जी, मैंने इसको कर दिया रब, आप इसको साथ साथ नोट कर लें, ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस का मैंने काम कर दिया। उसके बाद करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका क्या दिया हुआ है, 66,000 और 88,000, और उसकी आपको नीचे वर्किंग भी दी हुई है। देखिए जी, बैंक ओवरड्राफ्ट 66 से 88 हो गया। आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, पैसा विड्रॉ, मतलब आपने ओवरड्राफ्ट लिया, क्यों लिया होगा, बिजनेस को रन करने के लिए। इट्स जस्ट लाइक अ लोन, बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हो ना। तो ये जो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो आपका 22,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट यहां आएगा, 22,000 इनफ्लो पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, ओवरड्राफ्ट के बाद जो आपकी आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो हम बाद में देंगे। इसके अलावा आपकी ऊपर से बैलेंस शीट से चलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का काम कर लिया। अब आपके हैं ट्रेड पेबल, 70 से 1 लाख हो गए। ठीक है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी देखिए जी, अभी कुछ टोटल वोटल नहीं करेंगे। यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मैंने यहां दिखाया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, प्लस
डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस। ये ऐसा क्यों होगा प्लीज अब नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वहां से फॉर्मेट को समझिए, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, अगर मैं ये भी एक्सप्लेन करने लगी तो। देखिए जी, हमारी करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेबल 70 से 1 लाख हुए, हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई 70 से 1 लाख हुई 30,000 रुपए की, ठीक है जी। प्लस इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का जो करंट ईयर होता है वो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किया, लेकिन जो प्रीवियस ईयर होता है वो एज अ टैक्स पेड पूरी ऑपरेटिंग में से माइनस होता है। तो आप जो टैक्स पे करेंगे दैट अमाउंट विल बी 26,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर टैक्स का ये ट्रीटमेंट है कि आपका जो करंट ईयर है दैट विल बी डिसअलाउड, दैट विल बी एडेड इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जो प्रीवियस ईयर है दैट विल बी शोन एज अ पेमेंट। लेकिन अगर कोई थर्ड इंफॉर्मेशन होती तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है, फिर ये ट्रीटमेंट नहीं देना है। उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से देखिएगा, वो कंसेप्ट वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये टैक्स पेड का काम कर दिया। अब मैंने लायबिलिटी साइड पूरी डन कर दी, अब मैं एसेट साइड पे जा रही हूँ, ठीक है जी। एसेट साइड में मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और अगर देखें तो उसकी कुछ नीचे वर्किंग नोट भी है। तो देखो जी, लैंड भी है और प्लांट भी है, दोनों लेजर बनाने पड़ेंगे आपको, बिना लेजर बनाए नहीं होगा। बना रही हूं मैं आपके साथ साथ लैंड का भी, प्लांट का भी। लैंड आपका है ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 1,50,000 रुपीज का, ठीक है जी। टू बैलेंस बीडी, लैंड का 2 लाख रुपीज और बाय बैलेंस सीडी हमारा है 1,50,000 रुपीज। ये तो हमने पुट किया बैलेंस। उसके बाद हमारे पास प्लांट का है, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 2,25,000 रुपीज, ठीक है जी। मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पुट किया। अब नीचे देखिए इन्फॉर्मेशन, वैसे ये अकाउंट बनाने के पीछे भी रीजन है क्योंकि इसमें ट्रिकी पॉइंट आ रहा है। लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, 30,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। जो भी प्रॉफिट होता है स्टेटमेंट P&L से डेबिट में आएगा, 30,000 रुपए आपका हुआ प्रॉफिट, ठीक है जी। जैसे ही मैंने यहाँ प्रॉफिट ऐड किया, ये प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडिड होगा, तो ध्यान रखना है दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। 30,000 रुपए की यहां से आप डिडक्ट करोगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही कोई प्रॉफिट यहां डाला ऐसे ही साथ के साथ इधर डाल दिया। ये गलती बहुत होती है, यहां तो हम प्रॉफिट निकाल के लेजर पूरा सही बना लेते हैं, लेकिन इस प्रॉफिट की पोस्टिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम में करना भूल जाते हैं। तो ये साथ के साथ डालो, इसीलिए मैं साथ साथ लेजर बना रही हूँ, साथ साथ मैंने फॉर्मेट बनाया, आइटम यहां डाली। जिस भी चीज का डबल ट्रीटमेंट है वो साथ के साथ पोस्ट करो, क्योंकि बच्चे कहते हैं ऑपरेटिंग का मैम आंसर ही नहीं आता है। इतनी प्रैक्टिस कर ली भाई, प्रैक्टिस को करने का भी एक तरीका है, ठीक है जी। ये डालने के बाद इसके बाद हमें दिया हुआ है प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ लॉस ऑफ 8,000। एक 20,000 रुपए का प्लांट था जिसको तुमने बेचा है 8,000 के लॉस पे। देखिए जी, लॉस कहां दिखाएंगे, स्टेटमेंट P&L से हमने 8,000 रुपए का लॉस दिखाया। अब ध्यान से देखिएगा, लॉस क्रेडिट में आता है। 20,000 रुपए की चीज 8,000 के लॉस पे बेची तो कितने में बेची होगी, यानी 12,000 रुपए में आपने सेल करी। तो बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो भी है, ये हमने सेल प्रोसीड दिखा दी। सेल 12,000 रुपए में हमने की। अब जब हमने जैसे ही सेल दिखाई है ना, ये जो सेल है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। प्लांट सोल्ड कितने में सेल किया जी, हमने 12,000 रुपए में।
ठीक है जी। इसी तरीके से हमें यहां पर लॉस हुआ था 8,000 रुपए का, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, सॉरी प्लांट है हमारा, लैंड का तो हम दिखा चुके हैं प्रॉफिट। वो जब हमारा प्रॉफिट माइनस हो रहा है तो लॉस प्लस होगा, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, कैपिटल एसेट आपकी सेल हो रही है, तो हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है हमारा 8,000 का। ये हमारा प्लस होना है। जो भी चीज ब्रैकेट की आ रही है वो ब्रैकेट लगाते जाइएगा, नहीं तो बाद में करने में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। अच्छा जी, प्लांट का काम कर लिया, लैंड का काम कर लिया हमने, वर्किंग नोट का डेटा हमने कर लिया। ठीक है जी, हमें अभी इन दोनों लेजर को क्लोज भी करना है, करते हैं जी। 2,30,000 रुपए डेबिट में आ रहे हैं। अभी हमने इसकी सेल प्रोसीड नहीं दिखाई थी, वो बैलेंस करके ही निकलेगी। 230 यानी 80,000 रुपए में 230 माइनस 1,50,000, ये तुमने बाय बैंक इतने में तुमने लैंड सेल किया, क्योंकि तुम्हारा लैंड हुआ था सेल किस पे, प्रॉफिट पे। 2,30,000 रुपीज माइनस 1,50,000, तो 80,000 रुपीज की आपने सेल की। अब आपकी लैंड की जो सेल है वो भी तो दिखाओगे, लैंड सोल्ड, सेल प्रोसीड कर देती हूं मैं, कितने में, 80,000 रुपए में। ठीक है जी, ये हमारा काम हो गया, लैंड का अकाउंट क्लोज हो गया। प्लांट को क्लोज करते हैं। अब प्लांट को देखिए जी, प्लांट को अगर हम ध्यान से देखते हैं ना, तो पहले क्रेडिट साइड का मैं टोटल करके देख रही हूँ। 2,25,000 प्लस 12,000 प्लस, सॉरी 2,25,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, तो भैया मेरा 2,45,000 रुपए आ रहा है। डेबिट वैल्यू है ज्यादा, इसमें कोई परचेज नहीं हुई होगी। ठीक है जी, 3 लाख रुपए, यानी डिफरेंस जो आ रहा है वो इधर आ रहा है, कितने का, 55,000 रुपए का। ये हमारा क्या होगा, दिस इज बाई डेप्रीसिएशन। देखना पड़ेगा बैलेंस करके, क्योंकि अब ये हमारा जो डेप्रीसिएशन निकल के आया है ना, इस डेप्रीसिएशन को नॉन कैश आइटम यहां डालेंगे, ये रह जाता है डेप्रीसिएशन 55,000 रुपीज। ठीक है जी, जैसे बेटा लेजर बना रहे हो वैसे ही आपको दिखाना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको क्लोज। तो क्लोज कैसे करना है, देखिए जी, ये सारी आइटम्स मैं लूंगी। 8,000 प्लस की वैल्यू आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ, 8,000 प्लस 55,000 माइनस का 30,000, बट आगे प्लस का 30,000 अगेन है। ठीक है जी, उसके बाद 1,50,000 माइनस की वैल्यू, फिर 2,27,000 माइनस की वैल्यू, फिर 5,000 माइनस की वैल्यू, फिर 26,000 अगेन माइनस की वैल्यू। तो हमारी ये जो ऑपरेटिंग से आ रहा है नेगेटिव वैल्यू 345 है भैया। कैश हम यूज ज्यादा कर चुके हैं, वो पॉजिटिव है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं, तो प्लस 173, तो हमारी नेगेटिव वैल्यू 172 आ रही है, यानी कि हमारा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये पॉजिटिव आता तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता। ये तो हमारा ऑपरेटिंग का आंसर आया। अब हम करते हैं इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में हमारा आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 92,000 रुपीज का। इसके बाद हम फाइनेंसिंग पे जाते हैं, तो फाइनेंसिंग हमारा 1,25,000 माइनस का 60,000 प्लस का 22,000, तो 87,000 आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्लीज शॉर्ट में मत लिखिएगा। अब हमें क्या करना है, हमारी जो 3 एक्टिविटी, ये 2 और ये 3, इन तीनों का करना है A प्लस B प्लस C, यानी तीनों को ऐड करना है। तो हमारी वो तो है नेगेटिव वैल्यू माइनस की, प्लस 92,000 इन्वेस्टिंग से आ रहा है आपका, प्लस 87,000 आपका फाइनेंसिंग से आ रहा है। तो आपका A प्लस B प्लस C 7,000 आ रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग आपको 3,000 दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। जब हम 7 प्लस 3 10,000 रुपए, ये हमारा आंसर आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, यानी जो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस गिवन होता है वो हमारा आंसर होना चाहिए। अगर वो हमारा आंसर आ रहा है
तो बेटा सारा कैश फ्लो की मेहनत हमारी सफल हो गई। अब देखो मेरे को भी काफी देर लगी है ये वीडियो बनाने में, मेरी वीडियो होगी 30 मिनट्स की तो होगी अप्रॉक्स एज आई से, बट मैं एक्सप्लेन कर रही थी। और इस चैप्टर का कोई गोल्डन रूल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन, और सिर्फ एक या दो क्वेश्चन से नहीं होगा। एक मैंने फुल फ्लैज करा दिया, हो सकता है इसको आपको बार बार देखना भी पड़े। ट्रिकी क्वेश्चन था, इजी नहीं था, लेकिन अभी इसमें बड़ी सारी ट्रिक्स और नहीं आई। जैसे डिस्कस कर लेती हूँ, टैक्स पेड आ जाता है तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। एसेट अकाउंट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आ जाता है तो उसका अकाउंट बनाएगा। इन टॉपिक्स की मैंने अलग अलग वीडियो टॉपिक वाइज भी बना रखे हैं, लॉन्ग में से कवर नहीं किया है, हो सकता है मैं आगे एक और वीडियो बना के वो वाले कॉन्सेप्ट भी लॉन्ग में कवर कर दूं, आते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पॉज कर करके करेंगे ना, आई मस्ट सजेस्ट आ जाएगा 60-70% तो इसी क्वेश्चन को करके आपको कैश फ्लो आ जाएगा, लेकिन एक बारी में नहीं आएगा, 2 से 3 बार में आएगा। मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही हूँ, इतने सालों से हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमें पता है कि किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है और कितना आपको देना है। 6 मार्कर कंफर्म है, 2 1 मार्कर्स भी कंफर्म है, तो 8 मार्क्स का पेपर इसी चैप्टर से आ रहा है, तो क्यों सक्सेस ना लें। दूसरी चीज, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, कभी कभी क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है ये इजी भी आ जाता है, ऑपरेटिंग का आंसर ही गिवन होता है। 2020 में या 19 में ये ऑपरेटिंग आंसर गिवन था, बच्चों ने इसको बनाने में सारा टाइम वेस्ट कर दिया। प्लीज रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द क्वेश्चन, वो स्टार्टिंग में लिखा था बिल्कुल पहली लाइन में, ठीक है। ऑपरेटिंग बनाने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी सिर्फ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग ही पूछ लेते हैं, सारा पूछते ही नहीं है। तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए, तब इस पे वर्क कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और आई मस्ट सजेस्ट कि सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।